नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से हेडफोन लगाकर रेडी हो जाओ, कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट तो खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं है, वो बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाया। राहुल अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरों का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नज़र नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहाँ कोई आराम कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहाँ अंधेरा भी था, इसीलिए पहचानना मुश्किल था कि वहाँ कौन बैठा हुआ है। राहुल को लगा शायद वो नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहाँ क्यों बैठेगी भला? राहुल ने फिर से अपने आप से सवाल करा। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज़ लगाई। नेहा, ओ नेहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो वैसे ही आराम कुर्सी पर हिलती रही। राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही, तो वो उसके और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंख में मिर्च झोंक दी हो। इस तरीके से लाल और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं बाहर की ओर। चेहरा सफ़ेद, जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो, और होठों पर और होठों के चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी नेहा का बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भाली नेहा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई जुबान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर हो कौन? उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज़्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग कुर्राते हुए बोली, हरामजादे, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो करके अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी तुमसे। और इतना बोलकर वो कूद कर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपने को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज़ नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ।
तुम अपने पति को मार डालोगी क्या? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक ये क्या हो गया था। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा था। अरे आप वहाँ कहाँ चेयर पर सो रहे हैं? रात को आप इस बेड पर ही सोए थे। सुबह आँख खुलने पर नेहा ने अपने पति राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछा था। नेहा की आवाज़ सुनकर राहुल हड़बड़ा कर उठा और नेहा को आंखें फाड़ करके देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे आंखें फाड़े क्या एकटक मुझे घूरे जा रहे हो? नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? राहुल ने आश्चर्यचकित से डर होकर के पूछा था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नेहा की आंखें अचंभे से फैली जा रही थी। नेहा को समझाते हुए राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख के आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन सा होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? राहुल कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास चलते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सक के सामने थे। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी सारी घटना विस्तार से बता दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने केबिन से बाहर बैठने का इशारा करा। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं डॉक्टर से मिल कर के अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। हाँ तो राहुल जी ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया और क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई थी? डॉक्टर साहब हमारी शादी के तो सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं और ये रात वाली घटना पहले कभी भी नहीं हुई है, ये पहली बार हुई थी। देखिए मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज़्यादा ही गहरा बैठ गया है और उसी की वजह से ये स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद इसका अवचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधि बना देता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है? राहुल ने रात में अपने ऊपर हुए हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या फिर किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उनसे नेहा को आराम मिलेगा और रात में ये गहरी नींद में सोएगी। आप उठाओगे तब भी नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया
और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता अड़ोस पड़ोस में सबको पता चल गया था और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती, क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रुकता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोर बेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई, लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो, और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वे लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज़ लगाता हुआ दूसरे कमरों की तरफ दौड़ पड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26 से 27 वर्ष के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से गोद दिया था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नज़र घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था जो पूरा खून से सना पड़ा था, और उसके कपड़े भी खून से सने थे। वहाँ का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया नेहा से, और ये आदमी कौन है। अब नेहा का क्या होगा। मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचाऊंगा। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना कभी भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे की फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे, और नेहा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया, और फिर वे अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने पूछा कि इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिश्ता उस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया और फिर उसने उसे शुरू से आखिरी तक का सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उठाने का प्रयास करा। 2-3 बार छींटे मारने के बाद नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में पड़े खून से सने चाकू पर पड़ी और साथ ही अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी। वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जाकर गिरा। जैसे ही वहाँ चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज़ लगाई और फिर उससे लिपट गई। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी ले आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी कि कैसे वो ऑफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा। वो भला किसी को क्यों मारेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं और क्या वजह थी जो आपने इसे मारा। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी, ये तो इसे जानती भी नहीं है। हमने आज से पहले इसे नहीं देखा और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी।
इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बात सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना। हो सकता है इन्हें वहाँ से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा है और मरने वाला कौन था। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने पर तुला था और राहुल की तरफ से बचाव का वकील ये बता रहा था कि जज साहब, मेरी मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसने अपने होश में ये खून नहीं करा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए, अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती। इसीलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। और ये आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। और इधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ये क्या तूफान आ गया। अच्छी भली तो आराम से ज़िंदगी चल रही थी, फिर अचानक से ये सब क्या होने लगा। नेहा ज़्यादा देर सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए थे। वो बस पीछे से राहुल की आवाज़ सुन पाई थी, जो जोर से चिल्लाकर कह रहा था, नेहा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकाल लूँगा। मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम घबराना नहीं। लेकिन नेहा राहुल के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहाँ की सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बिठा दिया गया। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको एग्जामिन करने लगा। उसने नेहा से सारी बातें पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया गया। वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे हुए कोई 1 घंटा ही हुआ था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर नेहा ने देखा कि वहाँ से राहुल अंदर आ रहा था। राहुल ने अंदर आते समय साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गया और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, नेहा, ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? तुम्हारे बिना तो अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आँख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगा के, ताली बजा बजा के। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से नेहा से बोला, अब जाके आई है तू सही जगह। राहुल ने एक एक शब्द अपने दांतों से पीसते हुए नेहा से बोले। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक झटका सा लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि राहुल ऐसे क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? बड़ी सती सावित्री बन रही है। बहुत नाटक कर लिया तूने, अब बस कर। मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल चुका है। राहुल गुस्से में फुफकारते हुए बोला, राहुल प्लीज़ मुझसे ऐसे मत बोलो। मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत करा है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो? नेहा जोर से रो कर बोली, लगता है तू तब तक नहीं मानने वाली
जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चीठा नहीं खोल देता। अच्छा तो सुन। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू करा। तुझे याद है, आज से कोई 1 महीने पहले मुझे मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटा कर मैं 2 दिन बाद वापस घर आ रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे अपने आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज़ तो तू देने वाली थी मुझे। हाँ तो आगे सुन। मैं जिस बस से आ रहा था वो रास्ते में ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के 1:30 बजे घर पहुंचा। जब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसीलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल लिया था। तुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदतें जल्दी जाती नहीं ना। हाँ तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था, सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तूने अंधेरे में अकेले डर ना लगे इसीलिए रूम की लाइट ऑन की थी, लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी देर में ही दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। पहले तो मैं समझा कि शायद तू टीवी देख रही है, लेकिन मेरा वो भ्रम भी जल्दी ही टूट गया। मैंने बेडरूम के खिड़की से अंदर देखा तो तू किसी और दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत ना जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे से कान लगाकर तुम दोनों की बातें सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बात ना सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा खड़ा ना होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरे मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब का मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो वो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ तो अब आगे सुन कि मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं जिसे मैं अग्नि के 7 फेरे लेकर लाया था, बल्कि तू तो कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहाँ से चला गया और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान कुछ खबर नहीं लगने दी। बस मैं तुझसे सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर कोई ढोल भी बजाए तो तू उठ ना पाए। और फिर जब तू बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतहा मेकअप बड़े इत्मीनान से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से बनाकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे नाना तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन कैसे कि तुझे भी नहीं पता चला। अच्छा चल याद कर, उस दिन की सुबह नाश्ते के बाद मैंने तुझे कुछ नई दवाई दी थी खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरा पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा दौड़ा आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा और उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए मैं टाइम से ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक पेशेवर को सौंप दिया।
उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे ही भेज दिया उसी चाबी के साथ, और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई के साथ करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी थी। इससे आगे का तो तुझे पता ही है। और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता, इसीलिए मैंने तुझे तब नहीं मरवाया। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू तो जानती ही है कि पागल कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बस अब तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्ति पा जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये भूलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवफा को गले लगा के तो देखो, पता तो चले ये साला दिल कितने जोर से धड़कता है। और फिर वो ठहाके लगाने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया, ताकि बाहर किसी को शक ना हो। और इधर नेहा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर राहुल से बोल रही थी, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी वफादार रहूँगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। आज इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14 से 15 साल की उम्र उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि उस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया, कौन है? इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फफक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4 से 5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की शरीर के साथ क्या किया। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी सी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक
वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तिष्क पर आई पसीने की बूंद को गमछे से पोंछ लिया। अब वो लड़की क्या करेगी? क्या कैलाश उस लड़की की मदद करेगा? यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो अब मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न केवल लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूत की योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतेही कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती थी। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता था, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटके में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में रहने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों का अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाला हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता है। क्या हुआ उस किशोरी के हत्यारों का? क्या वो कभी उस जंगल में आएंगे? क्या वो अपना बदला ले पाएगी या वो हमेशा ऐसे ही भटकती रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। 2-3 साल और बीते। अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उस डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों का उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हथियारों को पहचान ली। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हथियारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते हुए देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन बोली कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा
कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने भी अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट जाए। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नाना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाएंगे। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया ही नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐसो आराम की सारी चीज़ें भी ला करके रखी हुई थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दिशा देखकर या फिर दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों और बड़े बड़े होटलों जैसा व्यवस्था थी। रात की पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही नहीं थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और वह अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर्र के आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल या भयानक भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूत भूतनियों ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक थी, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह एक मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा शेयर की गई थी, जिनका नाम है राहुल। कहानी बहुत ही सुंदर है, तो आप इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अनजानी डगर रास्ता भटकते भटकते अंधेरे में कदम बढ़ते जा रहे थे। कंठ जैसे सूख गया था। कड़ाके की ठंड में भी पसीने से तार तार हो गया बदन। अपने ही कदमों की आहट से डर लग रहा था, जैसे पीछे कोई है जो अभी हवा में लहराता आ जाएगा और मुझे लेकर कहीं दूर उड़ जाएगा। कहीं कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी। रोंगटे खड़े होने लगे। एक एक करके सब भगवान को याद करने लगा। मैंने दादाजी से सुना था कि जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, बजरंगबली सहायता करते हैं। मैं बड़ी शिद्दत से उन्हें भी पुकारने लगा। तभी दूर से चमकती हुई आंखें नजर आई। अब तो पूरी देह कांपने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और दादाजी की बातें याद आने लगी।
मैं जब से उनके पास आया था सुना था यहाँ जंगल के पास एक नदी है और नदी के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती है। मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। कुछ लड़के नदी देखने जा रहे थे, मैं भी उनके साथ आ गया। लड़की की सुंदरता के इतने चर्चे सुने थे, मेरा दिल बेताब हो गया उसे मिलने के लिए। लड़की तो नहीं दिखी, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। अब लगा मैंने क्यों नहीं दादाजी की बात मानी, इससे तो अच्छा होता मैं अपने शहर में रहता। तभी मेरे कानों में एक सुरीली आवाज़ें आई, डरो मत। मैंने अपनी आंखें खोली धीरे से और मैं दंग रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की, ये तो कोई हीरोइन लग रही है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे खुले बाल, उसके साथ ही सारा जंगल जगमगाने लगा। वो इतनी तेज रोशनी थी। लड़की है या जादू, मुझे घबराहट सी होने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांपने लगा। उसने कहा, वो देखो मेरा घर। मैंने देखा कुछ दूरी पर जगमगाता हुआ घर। इस जंगल में इतनी रात को रोशनी कहाँ से आई? अभी तक तो अंधेरा था, ये कहीं कोई जादू तो नहीं? मैं डर के मारे कांपने लगा। थोड़ी देर में मैं उसके साथ उसके घर पर था। घर क्या था, जैसे महल। मेरा तो गला सूखने लगा पानी की प्यास से। तभी चमचमाते गिलास में पानी आ गया। मैं सोचने लगा इसे कैसे मालूम मुझे प्यास लगी है। तभी उसने कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। हे भगवान, क्या मैं अपने दादाजी से मिल पाऊंगा या नहीं? डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम अपने दादाजी से जरूर मिलोगे। हे भगवान, फिर से इस लड़की को पता चल गया। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। वो अपना घर दिखाने लगी। वो एक बहुत बड़े हॉल में लेकर आई। वहाँ पर मैंने देखा उस लड़की के साथ अपनी फ़ोटो। डर के मारे कांपने लगा। अब उसने तेज तेज हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी पूरी देह कांपने लगी। देखो मुझे घर जाने दो, मेरे दादाजी इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन तुम कौन हो? मैंने इससे पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मैं उसकी घूरती आंखों को देखकर डर गया। मैंने कहा, मतलब आपको देखा नहीं है? वो सब कुछ याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। इतने में उस लड़की ने ताली बजाई। उसकी ताली बजाते ही 4 जने बड़े हष्ट पुष्ट से, दिखने में डरावने, वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़े थे। लड़की की कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी, इसे याद दिलाओ, कैसे इसने मुझे धोखा दिया। एक ही पल में उनके हाथों की लंबाई मेरे गले को कसने लगी और एक हवा का झोंका आया। मैं उड़ने लगा। हवा की इतनी तेज गति थी कि मेरी तो रूह कांप गई और मैं भगवान को पुकारने लगा, हे पवन पुत्र, मैंने तो आज तक ये सुना था कि आप आसमान में उड़ते हो, लेकिन ये हवा की तेज गति मुझे कहाँ ले जा रही है? अब मुझे विश्वास हो चुका था मैं अपने दादाजी और मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तभी मुझे एहसास हुआ, इतनी ऊंचाई से बड़ी बेरहमी से मुझे फेंक दिया। मेरी एक एक हड्डी टूट गई, सारा शरीर चकनाचूर हो गया। मैं उसी पल बेहोश हो गया। पता नहीं कब होश आया। होश आते ही एक पल के लिए मैं खुश हो गया। अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। मैंने अपनी आंखें खोली, उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे उठने से पहले ही वो लड़की मेरे पास बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, उसे क्षमा याचना मांगने लगा। देखो, अनजाने में मैं कभी तुम्हारा दिल को दुखाया होगा तो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे अपना घर जाना है। तुम जितनी दौलत चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। फिर वो कहती है, गौर से देखो, तुम अपने घर पर ही हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लाई हूँ। मैंने कहा, मेरा घर? इतना पुराना, जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, सूखे पेड़ के पत्ते, मिट्टी ही मिट्टी, ये मेरा घर कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। उस लड़की ने कहा, क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पहली बार आए हो? ये घर तुम्हारा नहीं है। मैं फिर सोचने लगा कि इससे फिर से कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने कहा, तुम पिछले जन्म में इसी घर में रहते थे, वो देखो, वो वाला घर मेरा था। मैंने नज़र उठाकर देखा, वो घर भी इतना ही गंदा और पुराना लग रहा था। एक पल
उस लड़की ने मेरी आंखों में अपनी आंखें डाली और मुझे लगा जैसे मैं कहीं खो रहा हूँ और मुझे मेरे पुनर्जन्म में ले आई। सबने कहा अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, लेकिन मैं उसकी शरबती आंखों के जाम पीता रहा। उसकी जुल्फ़ों की घनी छाँव में सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए यह दिल बेताब था। सबसे रिश्ता तोड़कर उससे रिश्ता जोड़ लिया। अब अंजाम चाहे जो भी हो। देव, तुम आज फिर उस सामने वाले घर में गए? तुम्हें कितनी बार समझाया है वहाँ पर नहीं जाना, लेकिन क्यों माँ? भानु मेरी दोस्त है। देखो ना माँ, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। स्कूल में भी कोई भानु से बात नहीं करता। माँ मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे मिलकर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं वो अपने साथ भानु को खिलाते हैं? क्योंकि वो बच्चे समझदार हैं। बेटा, अब तुम भी समझदार हो गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। अब आगे से उनके घर मत जाना बेटा। क्यों माँ? क्योंकि भानु के पिता तांत्रिक है। तो देव कहता है, तांत्रिक वो क्या होता है माँ? तो माँ कहती है, मतलब जादूगर। अब अगर तुम उनके घर गए तो वो तुम्हें पकड़कर कबूतर बना देंगे। नहीं माँ, मैं तो उनके घर जाऊंगा। उन्होंने मुझे कभी कबूतर नहीं बनाया। भानु की मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, खाना खिलाती है। देव, वो एक गंदी औरत है। गंदी मतलब माँ? क्योंकि वो कहते कहते रुक गई। चलो देर हो गई है, होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत डांटेंगे। माँ मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया भानु के साथ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? देव की माँ ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ये रोज का काम था। आसपास के बच्चे और स्कूल के बच्चे भानु से दूर दूर रहते थे। ये बात उनकी क्लास टीचर तक पहुंची। उन्होंने बच्चों को समझाया, तुम क्यों नहीं भानु के साथ खेलते हो? क्योंकि मैडम, भानु के पापा जादू करते हैं, वो हमें कबूतर बना देंगे। सबने अपने घर में यह सुन रखा था। बच्चों, ये जादू तांत्रिक कुछ नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास में फैली हुई बातें हैं। सब बच्चों को मिलजुल करके रहना चाहिए। तो आगे से सब भानु से बात करना और उसके साथ खेलना। टीचर के सामने सबने हाँ कर दी, लेकिन घर आकर फिर वही भेदभाव। देव के अलावा भानु से बात नहीं करता कोई। आज भी सब बच्चे खेल रहे थे। भानु उन्हें उदास मन से देख रही थी। देव से उसकी उस उदासी देखी नहीं गई। भानु बड़ी स्वाभिमानी थी। वो भी शाम को रोज गांव से कुछ दूर एक नदी थी, वो रोज वहां पर जाती। वहां जाकर उसे बड़ा सुकून मिलता था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, घने पेड़ों की शीतल छाया। उससे महसूस होता था जैसे वो प्रकृति की गोद में आकर सब कुछ भूल गई हो। जैसे यहाँ की हर चीज से उसकी पुरानी जान पहचान हो। पशु पक्षी उसे देखकर जैसे चहक उठते। कोयल की कू कू की आवाज़ सुनकर वह भी उसके सुर में सुर मिलाती। जब उसने देव को ये सारी बातें बताई तो देव कहता है, मैं भी चलूँगा। तो भानु कहती है, क्यों? मैं नहीं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त हैं, उनके साथ खेलो, मौज मस्ती करो, तुम्हें क्या मेरी पड़ी है? भानु ने इतराते हुए कहा, नदी जंगल के पास है, अगर कभी तुम्हें कोई शेर मिल गया तो वो तो पक्का ही तुम्हें खा जाएगा। भानु ने कहा, शेर तो मेरा दोस्त है, वहाँ पर सबसे मेरी दोस्ती है। वो बेजुबान जानवर और पशु पक्षी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उन्हें मुझसे कोई बैर नहीं है। दुश्मनी तो इंसानों की है मुझसे, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। उन इंसानों में मुझे तो शामिल मत करो। देखो, उन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों रोज नदी पर साथ जाते। देव ने ना समाज की परवाह की ना घर की। उसने बचपन की बात जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो भानु के ख्यालों में हर पल खोया रहता। नदी के शीतल जल से देव ने भानु के चेहरे पर कुछ बूंदे पानी की मारी तो ऐसा लगता जैसे मौसम में बाहर आ गई हो। देव उसके खूबसूरत चेहरे को बिना पलक झपकाते निहारता रहा। तो भानु ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तो देव ने कहा, मैं तुम्हारी शरबती आंखों के जाम यूं ही पीता रहूं। तुम्हारी घनी जुल्फों की छांव में मुझे सुकून मिलता। देव और भानु का प्यार हर बंदिश तोड़कर परवान चढ़ रहा था। देव नदी किनारे भानु का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। देव का मन बहुत बेचैन हो गया।
वो सीधे भानु के घर गया। भानु अपने कमरे में नहीं थी। भानु के पिताजी अपने कमरे में पूजा कर रहे थे और कुछ लोग उनके पास बैठे थे। भानु की मम्मी का कमरा बंद था। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भानु के कमरे में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद भानु अपनी मम्मी के कमरे में थी। अब भानु आई। कमरे से 2-3 लोग भी निकले। देव ने पूछा, भानु तुम अंदर क्या कर रही थी? तो भानु कहती है, देव मैं मम्मी के साथ इन लोगों के लिए डोरा बनवा रही थी। ये दूसरे गांव से आए हैं, इन्हें देर हो रही थी, इसीलिए मैं मम्मी के काम में मदद कर रही थी। भानु तुम लोग दरवाज़ा बंद करके डोरा क्यों बनाते हो? देव यह नज़र का डोरा होता है। माँ कहती है दरवाज़ा बंद करके ही बनाते हैं। अच्छा भानु तुम आज नदी पर क्यों नहीं आई? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देव बताया ना कि अभी मैं मम्मी के साथ काम कर रही थी। ठीक है भानु अब मैं चलता हूँ। देव ने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा। थोड़ी देर बैठो देव। नहीं भानु मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। देव तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं तुम्हारी नाराज़गी अभी दूर कर देती हूँ। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए आज लड्डू बनाए हैं, बड़े ही टेस्टी है। इन्हें खाते ही तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल भाग जाएगा। भानु ने देव को लड्डू खिलाते हुए कहा। देव ने कहा लड्डू तो बहुत टेस्टी है, लेकिन अब कल मिलेंगे। पिताजी भी घर आ गए होंगे। ठीक है देव। जैसे जैसे समय आगे निकल रहा था घर में रोज़ देव की शादी की बात होने लगी, लेकिन वो अपनी जिद पर था। शादी करेगा तो सिर्फ भानु से। देव की जिद देखते हुए उन्होंने सोचा देव उनका इकलौता बेटा है, इसलिए देव की खुशी में ही उनकी खुशी है। देव के माता पिता भानु के माता पिता से मिले। शगुन देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब तो दोनों बहुत खुश थे। देव की माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में शादी हो गई। देव अपने प्यार को पाकर बहुत खुश था। उसने भानु को बहुत प्यार दिया। देव और भानु अब भी रोज़ नदी किनारे जाते। कुछ ही दिनों में भानु ने अपने प्यार और सेवा से सबका दिल जीत लिया। माँ आपकी दवाई और दूध मैं लेती हूँ। तुम थक गई होगी बेटा, जाओ अब आराम कर लो। आप याद से दवाई ले लेना। पिताजी आप भी अपनी दवाई याद से ले लेना। हाँ बेटा क्या बात है, आपकी तो बड़ी सेवा हो रही है। हाँ बड़ी अच्छी और संस्कारी लड़की है, और हम इसे लोगों के कहने पर आज तक कितना गलत समझते रहे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। भानु जब तक अपने कमरे में आई तब तक देव को नींद आ गई थी। भानु सोचने लगी शादी से पहले देव कितना उसका इंतजार करता था, कितनी बातें करता था, लेकिन अब धीरे धीरे देव क्यों बदलने लगा है। अब तुम मुझसे कुछ कटा कटा सा रहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। भानु को शरारत सूझी। उसने पानी लिया और देव के मुंह पर छींटे मारना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो भानु मुझे नींद आ रही है। देव ने चद्दर ली और अपना चेहरा ढक लिया। भानु ने चद्दर खींचने की बहुत कोशिश की। देव ने चद्दर नहीं छोड़ी। भानु ने देव के लिए लड्डू बनाए। देव बाबू अब देखती हूँ कैसे नाराज रहते हो। भानु प्यार भरी नज़रों से देव को निहार रही थी, लेकिन देव की बेरुखी कम नहीं हो रही थी। अब भानु कहती है देव बता भी दो क्या भूल हो गई है मुझसे। शादी से पहले तो तुम दीवानों की तरह प्यार करते थे। तब देव कहता है भानु मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कभी अपने माता पिता के घर नहीं जाओगी। देव ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ भानु मुझे तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। भानु अपने मायके बहुत कम जाना आना कर दी और उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी खुद को बदलने में और देव को खुश करने में, लेकिन फिर भी देव कभी भानु के स्वभाव, बोलचाल, शक्ल सूरत और माँ बाप से संबंधित कितनी बुरी बुरी बातें उछाल देता था। भानु को अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भानु ने अब शिकायत करना भी छोड़ दिया था। देव के मम्मी पापा ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देव को किसी की बात नहीं समझ आ रही थी। शादी के 5 वर्ष ऐसे निकल गए। भानु को बहुत अकेलापन महसूस होता था। देव बहुत कम बात करता था। समय के साथ सास ससुर भी दुनिया छोड़ गए। अब देव पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। वो घर देर से आता था। एक दिन भानु की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। देव काम पर गया था। भानु माँ से मिलने गई। देव घर आया, उसे भानु कहीं नज़र नहीं आई। घर पर भी लॉक था।
वो भानु के घर गया। भानु, तुम यहाँ पर हो? हाँ देव, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने आई थी। भानु, तुम बहाने मत बनाओ, यहाँ बैठकर उनकी सेवा करो, मैं घर जा रहा हूँ। देव, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो, कहकर देव चला गया। भानु को भी उस दिन देव की बातें दिल से लगी। इतने दिनों से जो बात मन में दबी हुई थी, वो दर्द जब उठा तो फिर अस्तित्व पर चोट लगी। अब भानु निर्णय ले चुकी थी, जब तक देव उससे माफ़ी नहीं मांगेगा वो घर नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब दोनों के घमंड और अहम की परतें इतनी मोटी हो चुकी थी कि दोनों में से कोई भी नहीं झुका। हर दिन भानु को एक उम्मीद होती, देव आएगा, लेकिन रात होते होते वह टूट जाती, एकदम खामोश और उदास रहने लगी। दिन, सप्ताह, महीने, अब 1 साल हो गया। दोनों के घर एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन फिर भी फासले इस कदर बढ़ गए। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब भानु के माता पिता का साया भी नहीं रहा। अब भानु बिल्कुल अकेली थी। एक दिन भानु देव के घर गई। भानु, अब क्यों आई हो? जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहा तब तुम्हें मेरी याद आई है? भानु वापस आ गई। अब वो अपने माता पिता का काम संभालने लगी। ये देखकर देव को बहुत गुस्सा आया। एक दिन वो भानु के घर गया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। कुछ देर बाद गेट खुला। अंदर से एक औरत और एक आदमी निकले। गेट के बाहर देव खड़ा था। भानु खुश हो गई और देव के गले लग गई। देव, तुम आ गए? मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन देव उसके चरित्र पर लांछन लगाकर चला गया। धीरे धीरे भानु के मन से जीने की तमन्ना खत्म हो गई। वह हर पल उदास रहने लगी और देखते ही देखते कुछ वक्त में उसका शरीर बेजान सा हो गया। और उस दिन तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। जब देव ने दूसरी शादी कर ली, उस दिन भानु ने अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा भटकती रही। उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं। इन शक्तियों से उसने देव और उसकी पत्नी की जान ले ली। फिर भी वो भटकती रही। फिर इस जन्म में उसे देव मिला और वो देव से प्रतिशोध लेना चाहती थी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में गलत किया था, लेकिन तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया। इस जन्म में क्यों तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें अपने पुजारी बाबा के पास ले चलती हूँ। पुजारी बाबा ने जब उस मासूम लड़के को देखा तो उन्होंने कहा, भानु की भटकती हुई आत्मा से अब तुमको भी मैं मुक्त कर देता हूँ। अब तुम इस लड़के को माफ़ कर दो। थोड़ी देर में पुजारी बाबा ने पूजा की और भानु की आत्मा को मुक्त कर दिया। उस लड़के को वापस इस जन्म में लेकर आए। वो लड़का अब भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन पुजारी बाबा ने कहा, अब तुम घबराओ मत, तुम अपने घर जा सकते हो। उस लड़के ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और अपने दादाजी से आकर मिला। तो दोस्तों, आपको भानु और देव की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की कोई कहानी है और आप चाहते हो कि आपकी कहानी को मैं आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सको। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।